नमस्कार साथियों, स्वागत है सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के कांस्टेबल ट्रेडमैन प्रैक्टिस सेशन जुनून बैच में। एमपी पुलिस, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस और दिल्ली पुलिस की प्रीवियस क्वेश्चंस के एनालिसिस के बेसिस पे एक कंप्लीट प्रैक्टिस सेशन बैच हम चला रहे हैं आपके साथ। 100 दिनों से अधिक हो चुके हैं इस बैच को चलते हुए, और ये प्रैक्टिस सेशन बैच इस मोटिव के साथ स्टार्ट किया गया है कि दिल्ली पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस, बिहार पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस की कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर रैंक की परीक्षाओं की तैयारी का एक अच्छा प्लेटफॉर्म आपको प्रैक्टिस के रूप में मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन एक मोटिवेशनल कोट के साथ कि आपका जीतना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि बहुत लोग आपके हारने का इंतज़ार कर रहे हैं। जद्दोजहद ज़िंदगी की है और बहुत लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि आप हार कर निकलें ताकि वो आपके जख्म पर वो मरहम लगा, दिखावटी मरहम लगा सकें। आपका जीतना बहुत ज़रूरी है और जो जीतने की ठान ली है ना, तो जीत के रहोगे, लगे रहोगे तो मिलेगा, ये पक्की बात है। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। ओह नो, ऑप्शन ही छूट गए, कोई नहीं, ठीक है। पहला क्वेश्चन कह रहे हैं कि 1860 रुपया 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय में 2641.20 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। 1 मिनट, पेन सेलेक्ट कर लूं मैं, ध्यान दीजिएगा। हाँ, 1860 रुपया है, 2641 हो जाना है उसको, यानी 781। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है भाई? साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100, PRT/100, और ये हो जाएगा आपका 781.20। भाई घटा दोगे 2641.20 में से 1860 घटा दोगे, ये ब्याज हो गया। मूलधन आपको पता है 1860 रुपया, दर पता है आपको 12% और समय पूछ रहा है T/100। कोई तकलीफ नहीं, 0 0 से खत्म। और अगर 10 से गुणा कर दोगे तो ये हो जाएगा 7812/186 गुणित 12, ये बराबर हो जाएगा T। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये पूरा कंप्लीट T = 3 होल 1/2 ईयर आ जाएगा। यही आपका आंसर है। क्लियर बात? सिंपल सा सवाल है, आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कि ABC की वार्षिक आय एक संबंधे 3 संबंधे 7 के अनुपात में है। A तथा C की कुल वार्षिक आय 8 लाख रुपए है, तो B का मासिक वेतन कितना है? बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, बहुत आसान सा सवाल है। और ऐसे ही सवाल कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के रैंक के एग्जाम्स में आते हैं। बहुत ज़्यादा आपको डूबने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको आराम से रेगुलर बेसिस पे तैयारी करने की ज़रूरत है। ABC का अनुपात 1:3:7 हो गया। कह रहे हैं A और C की कुल आय यानी 7 और 1 8, 8 बराबर अगर 8 लाख है, ध्यान देना 8 लाख है, तो B की मासिक आय, तो 3 बराबर कितना होगा? B की आय 3 है, तो 3 बराबर कितना होगा? 3 लाख। सिंपल बात। और ये वार्षिक होगा, महीने का निकालना है तो बटा 12 कर दोगे और इसका महीने का आ जाएगा 25,000। 3 लाख का 12 से भाग दोगे तो 25,000। B का मासिक वेतन 25,000। बिना पेन पेपर भी ये सवाल कर सकते हैं आप। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि किसी स्कूल की एक परीक्षा में सफल और असफल विद्यार्थियों का अनुपात 6 संबंधे 1 है। यदि 6 विद्यार्थी और परीक्षा में सफल हो जाए तो अनुपात 9 संबंधे 1 हो जाता है। विद्यार्थियों की संख्या क्या है? बहुत बेहतरीन सवाल है। आप देखिएगा, इस सवाल में कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। बच्चे 6 एक जगह से तो घटाते हैं लेकिन दूसरी जगह जोड़ना भूल जाते हैं। कैसे? कह रहे हैं कि मान लीजिए ये सफल है और बटा ये सफल है और ये असफल है। इनका अनुपात क्या है? 6 संबंधे 1 है, यानी 6/1 है, यानी ये 6x है तो ये x है। कह रहे हैं कि अगर 6 और बच्चे सफल हो जाए यानी 6x + 6 हो जाए तो फेल होने वाले भी 6 कम हो जाएंगे। यही कंफ्यूजन होता है दोस्त, ऐसे सवालों में यही कंफ्यूजन होता है। सफल और असफल विद्यार्थियों की का जो संख्या का अनुपात है वो 6 संबंधे 1 है। विद्यार्थियों की संख्या का जो अनुपात है वो 6 संबंधे 1 है। ध्यान से समझना बात को, यानी 6x और x है। कह रहे हैं कि अगर 6 और विद्यार्थी सफल हो जाएं तो 6 अगर और सफल हो रहे हैं तो सफल विद्यार्थियों की संख्या 6x में 6 ऐड कर देंगे और 6 और सफल हो जाएंगे तो जो फेल हुए उसमें से तो 6 कम होगा ना।
बाहर से तो बच्चे आ नहीं जाएंगे कहीं, तो उसी में से 6 सफल हुए, यानी फेल होने वालों में से या असफल होने वालों में से 6 कम हो गए, और अनुपात कितना हो गया 9/1। अब देखो 9x माइनस 9 छक 54 बराबर 6x प्लस 6, ठीक। तो ये 3x बराबर कितना आ गया बच्चा, 3x बराबर हो गया 60 या x बराबर 20, और कुल पूछ रहे हैं तो कुल कितने हैं 6 1 7x, ये 20 हो जाएगा, x बराबर 20, तो 7x बराबर कितना हो गया 140, 20 सत्ते 140। ठीक, आप लगा लोगे सवाल आसानी से, बहुत आराम से ये क्वेश्चन इजीली टैकल कर लोगे, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहां तक कोई तकलीफ नहीं है दोस्त ना। अगला क्वेश्चन ध्यान देना, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 4 संख्याओं में से पहली 3 का औसत 18 और अंतिम 3 का औसत 16 है, अंतिम संख्या 19 है, तो प्रथम संख्या क्या। बहुत सिंपल सवाल है, और इस सवाल को जल्दबाजी में टैकल करने की कोशिश मत करना, गलत हो सकता है, इसलिए इजी सवाल है। आप एक बात एग्जाम में हमेशा ध्यान दीजिएगा, जो सवाल इजी हो और आपको आ रहे हो उन्हें जल्दबाजी में गलत मत करिएगा, थोड़ा सा धैर्य रख के उसको पेशेंस 10 सेकंड 5 सेकंड 15 सेकंड का समय देके सॉल्व करिए, क्योंकि आप 110% श्योर हैं कि ये क्वेश्चन आपको आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस को थोड़ा सा कॉन्शियस होके, क्योंकि कंपटीशन में सक्सेस का जो सबसे बड़ा फंडा है दोस्त वो ये है कि आपकी स्पीड के साथ एक्यूरेसी होनी ही चाहिए, और अगर नहीं है ना दोस्त तो फिर गड़बड़ है मामला, तब नहीं कर पाओगे आप। देखो यहां क्या कह रहे हैं कि पहली 3 संख्याओं का औसत 18 है, तो a + b + c बराबर 54, 18 3 54 योग हो गया, और अंतिम 3 यानी b c d का औसत 19 है, तथा अंतिम संख्या का 16 है। देखिएगा 4 संख्याओं में पहली 3 संख्या का औसत 18 तथा अंतिम 3 का 16 है, यानी अंतिम संख्या 19 है, सॉरी 16 है, एक मिनट 16 है, तो यहां पे क्या हो जाएगा 16 3 48, औसत 16 है, तो ये कितना हो जाएगा 16 3 48, घटा दीजिए। जैसे ही आप घटाते हो b से c से खत्म हो जाता है, और a - d बराबर बच जाता है 6। d का वैल्यू आपको पता है, 19, तो 19 6 कितना हो जाएगा 25, आपका आंसर डी सही हो जाएगा। बात क्लियर है, बहुत आसान सा सवाल था। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, बी के जन्म के समय, हाँ थोड़ा सा कॉन्शियस कि बी के जन्म के समय ए की आयु 4 वर्ष 7 महीने और सी के जन्म के समय बी की आयु 3 वर्ष 4 महीने थी, ठीक है। जब सी 5 वर्ष 2 महीने का था तब उनकी औसत आयु क्या थी, इन तीनों की औसत आयु पूछे। आप बात को समझो, कह रहे हैं ए है बी है और सी है, बात क्लियर है। सी कह रहा है कि जब बी का जन्म होता है उस समय ए 4 वर्ष 7 माह का था, यानी बी 0 था, और जब सी का जन्म हो रहा था तो बी 3 वर्ष 4 महीने का था। और कह रहे हैं कि जब सी 5 वर्ष 2 महीने का था, 5 वर्ष 2 माह का था, तब औसत आयु क्या है। बच्चा बात को समझने की कोशिश करो, जब सी जन्म लिया तब बी कितना हुआ 3 वर्ष 4 महीने का, यानी जब सी 5 वर्ष 2 महीने का हुआ तो बी 8 साल 6 महीने का हो गया। ठीक है, हो गया क्लियर बात, यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं। अब जब बी का जन्म हुआ था तब ए 4 साल 7 महीने का था और बी 0 का था, और अगर बी 0 से 8 साल 6 महीने हो गया तो इसका मतलब ए कितना हो गया 8 4 12 और 7 6 13, 12 और 1 13 साल 1 माह। ठीक, जोड़ लो, 4 साल 7 महीने में 8 साल 6 महीना जोड़ लेंगे। अब टोटल आयु कितनी हो गई 13 8 21 5 24, 24 साल 6 2 8 1 9 महीना, 24 साल 9 महीना। ठीक, 13 8 21 21 5 26, ध्यान दीजिएगा 13 साल 8 साल 5 साल, 13 8 21 5 26 साल टोटल आयु हो गई तीनों की, 26 साल
क्या महीना प्लस 2 6 2 8 1 9 महीने और बटा 3 औसत चाहिए तो बटा 3 8 त्रिके 24 8 साल पूरा पूरा। यहां से बचा क्या महीना 8 त्रिके 24 साल 2 साल बचा 2 साल यानी 24 महीना और 24 9 कितना हो गया 33 33 माह का 3 से भाग दोगे तो 11 माह यानी 8 वर्ष 11 माह इन तीनों का औसत आयु हो गया। यहां तक कोई तकलीफ नहीं। अगला सवाल ध्यान देना। अगला सवाल कह रहे हैं कि पीटर एक मेज 450 रुपए में खरीदता है और 30 रुपए उसके परिवहन पर व्यय करता है। यदि मेज 600 रुपए में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत। 430 में खरीदा है मेज 450 में अगर खरीदता है 30 और खर्च कर देता है तो उसका कास्ट प्राइस 480 है। सीपी है ये, बेच रहा है 600 में, एसपी है, तो प्रॉफिट तो सीधा दिख रहा है ना 120 और 120 बटा 480 12 चौक 48 25%। कितना हो गया 25%। यहां तक कोई तकलीफ कर लोगे आराम से। अगला क्वेश्चन ध्यान देना। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि यन 19 से विभाज्य या भाज्य होना चाहिए। ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा, भाज्य। भाज्य एक संख्या है। यदि n+1 और n+8 को 19 से विभाजित किया जाए तो शेष बचेगा। ध्यान से समझना। कह रहे हैं कि अगर n जो है n 19 से डिविजिबल है, डिविजिबल है यानी शेष कितना होगा 0। तो भैया कह रहे हैं कि n+1 और n+8 को 9 से 19 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। तो गुणा कर लेते हैं, खोल लेते हैं। n² प्लस 9n प्लस 8 बाई अगर 19 कर ले तो n² बाई भी 19 हो जाएगा, 9n बाई भी 19 हो जाएगा और बचेगा 8/19। अगर n 19 से डिविजिबल है, 19 से विभाज्य है तो n² भी 19 से विभाज्य होगा, शेषफल 0 आएगा। अगर n है तो 9n भी 19 से विभाज्य है, बचा 8/9। और जब यहां पे आप बात करेंगे तो ये सब विभाज्य है तो शेष यहां पे क्या मिलेगा, शेष बचेगा आपके पास 0 + 0 और यहां पर शेष बचेगा 8। यानी शेषफल कितना हो जाएगा दोस्त 8। आपका आंसर सी सही हो जाएगा। क्लियर है, आसान सवाल है, समझने की कोशिश करो। अगर n डिविजिबल है तो n+1 n+8 को इंटू करोगे तो n² + 9x प्लस n² + 9n+8 को जब 19 से डिवाइड करोगे तो n² का टर्म भी 19 से कट जाएगा, 9n का भी टर्म कट जाएगा, लेकिन 8/9 शेष रह जाएगा, 8/19 शेष रह जाएगा। और 8/19 में जब 8 में 19 से भाग देंगे तो शेषफल 8 आएगा। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। कह रहे कि एक वर्गाकार खेत की भुजा की लंबाई क्या है जिसका क्षेत्रफल 40 × 20, जिसका क्षेत्रफल 40 × 20 और 25 × 17 बीमाओं वाले दो आयताकार खेतों के क्षेत्रफल के योगफल के बराबर है। जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल आयत 40 × 20 4 दूनी 800 और प्लस 25 × 17 425 4 चौके 16 425 होगा। जोड़ लो तो कितना आ जाएगा आप 1225 और 1225 अगर किसी वर्ग का क्षेत्रफल है तो उसकी भुजा हो जाएगी 35 3 चौके 12 35। यहां तक कोई तकलीफ नहीं है, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन ध्यान दो। कह रहे हैं कि दो धनात्मक पूर्णांकों में एक अंक दूसरे अंक का 3 गुना है और इनका गुणनफल 2523 है, तो उसमें बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ा अंक क्या है। ध्यान से समझना। दो धनात्मक पूर्णांकों में एक अंक दूसरे का 3 गुना है, यानी एक ठो x है तो एक ठो 3x है, और गुणनफल कितना है 2523। 3x² = 2523। x² क्या हो जाएगा 8 त्रिके 24 1 3 चौके 12 और ये 841। ये किसका स्क्वायर है, x बराबर आ जाएगा आपका 29। बड़ी संख्या पूछ रहे हैं तो x बराबर 3x बराबर हो जाएगा 87। तो 87 आपका आंसर है।
अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि 12, 15, 20 से विभाजित किए जाने पर क्रमशः 7, 10, 13 और 18 छोड़ने वाली न्यूनतम संख्या क्या है। ठीक है, बहुत सिंपल बात समझो, भाजक क्या है, 9, 12, 15 और 20। शेष क्या बच रहा है बच्चा, शेष बच रहा है 7, 10, 13, 18। अंतर कितना हो गया पता है, अंतर 2, 2, 2, 2 हो गया। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 9, 12, 15, 20 -2 -2 हो जाएगा। क्लियर है, और सबका एलसीएम मिला के आ जाएगा 180, और 180 में से 2 जाएगा तो आंसर हो जाएगा 178, 178। कोई दिक्कत नहीं, कर लोगे, एकदम सिंपल सवाल है। अगला क्वेश्चन ध्यान देना, कह रहे हैं कि एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि की जाए और चौड़ाई में 10% की कमी की जाए तो क्षेत्रफल क्या होगा। ऐसे सवाल में हमेशा कमी होती है और 1% की कमी होगी। सवाल ऐसे लगता है कि x + y + xy/100। क्लियर, तो पहले 10% की वृद्धि हुई तो +10, फिर -10, प्लस 10 × -10/100, यानी ये 0, 0 हो जाए, ये -1% आएगा, 1% की कमी है ये। क्लियर है बात। अगला क्वेश्चन ध्यान देना, कह रहा है कि एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 2 कर्णी 2 सेमी है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल क्या है, यही सवाल है। ठीक है, कह रहे हैं कि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप 2 कर्णी 2 सेमी है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। सिंपल सा सवाल है, समझने की कोशिश करना। देखो बच्चा, सवाल है क्या बेसिकली, सवाल यह है कि अगर कोई समबाहु त्रिभुज बना लिया, ये ए है, ये ए है और ये बी है, परिमाप क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल समझने की कोशिश। अच्छा पहले देख लो, b² = a² + a², या यूं कह सकते हैं कि b² = 2a², या कह सकते हो कि b = √2a। क्लियर बात, इतनी बात को आप रखो अपने पास। इसके बाद क्या कह रहे हैं, √2a हो जाएगा। परिमाप क्या है बच्चा, परिमाप कह रहे हैं, परिमाप है a + b, यानी b की अगर बात कर लें तो a + a + √2a, या यूं कह लीजिए कि 2a + √2a, यानी a 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 + √2। यही परिमाप है, यही परिमाप बता रहा था आपको। क्षेत्रफल पूछ रहा है आपसे, क्षेत्रफल क्या होगा ना, तो 2√2। अब देखो ये परिमाप हो गया ना, और ये बराबर है किसके, a 2 + √2 बराबर है क्वेश्चन के हिसाब से किसके, 2 + √2 के। ये इससे खत्म हो जाएगा तो a बराबर कितना बचेगा, 1। अब क्षेत्रफल की बात कर लो, क्षेत्रफल होता है ½ यहाँ a × a, यानी 1/2 हो जाएगा। क्षेत्रफल 1/2 वर्ग सेमी आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना, कर लोगे, सिंपल बात। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, अगला है कि कोई दुकानदार एक पुस्तक को मुद्रित कीमत से 10% छूट पर बेचकर 20% लाभ अर्जित करता है। पुस्तक के क्रय मूल्य और मुद्रित मूल्य का अनुपात है। ध्यान से समझो, कह रहा है कि कोई पुस्तक विक्रेता कोई दुकानदार एक पुस्तक को मुद्रित कीमत से 10% छूट पर बेचता है। मान लो मुद्रित कीमत प्रिंट प्राइस मार्क प्राइस 100 है, डिस्काउंट दे देगा 10% का तो 90 में बेचेगा, और इसमें 20% का लाभ कमा रहा है तो वस्तु की कीमत हो जाएगी 90/120 × 100, यानी 99, ये 00, 3 × 9, 3 × 12, ये आ जाएगा आपको 75। अब क्या कह रहे हैं, मुद्रित मूल्य का अनुपात क्या है, लाभ अर्जित करता है तो पुस्तक के क्रय मूल्य 75, 100 और 75 का अनुपात पूछ रहे, 4 संबंधे 3, तो पुस्तक के क्रय मूल्य, अच्छा तो पलट जाएगा, ये 3 संबंधे 4 हो जाएगा अनुपात, और ये आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यहां तक कोई तकलीफ नहीं है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा,
कह रहे हैं कि ए बी सी मिलकर एक काम को 6 दिन में कर सकते हैं, ए अकेला 12 दिन में, बी अकेला 18 दिन में करता है, तो सी अकेला वही काम कितने दिन में कर लेगा। बहुत आसान सवाल है, समझने की कोशिश करो। ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी एक काम को 6 दिन में कर सकते हैं, ए अकेला 12 दिन में कर रहा है और बी अकेला 18 दिन में कर रहा है। एलसीएम सीधा सीधा 36 है। ए बी सी का एक दिन का काम 6, इसका एक दिन का काम 12 तिहाई 36 और इसका एक दिन का काम 18 दूनी 36। अगर हम घटा दें तो बी ए से खत्म और यहाँ पे घट के 6 3 2 5 ए, यानी सी बचा, सी का एक दिन का काम 1 है, तो सी पूरा काम 36/1 बराबर 36 दिन में करेगा। ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। एक आदमी नौका को 13 किमी ऊर्ध्व प्रवाह चलाता है और 28 किमी अनुप्रवाह चलाता है, उसे हर बार 5 घंटे लगते हैं, धारा प्रवाह की चाल क्या है? आसान सवाल, आपके लिए छोड़ रहा हूं होमवर्क, आपके लिए छोड़ रहा हूं इस सवाल को होमवर्क, और इस होमवर्क के क्वेश्चन को सॉल्व करके हमारे कमेंट बॉक्स में आंसर रिप्लाई करना ना भूलें, जिससे मुझे ये लगे कि आप मेरे पूरे चैप्टर कंटेंट को, पूरे प्रैक्टिस सेशन कंटेंट को देखते हैं ध्यान से और उस पर फोकस करते हैं। विश्वास रखिए, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे प्रैक्टिस सेशन बैच से जुड़ जाइए। इन 4 राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और दिल्ली पुलिस की वैकेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से इससे बेहतरीन कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। ध्यान से पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। हमारी शुभकामनाएं, पूरे टीम की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। कल फिर मुलाकात होगी प्रीवियस क्वेश्चन के एनालिसिस के बेसिस पे तैयार कुछ और बेहतरीन सवालों के साथ आपसे। तब तक देखते रहिए सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन। जय हिंद, जय भारत।